बंदा हैरान, उसने कहा यार पूरे यूपी में आज तक इस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। तो उसने ऐसे अवॉइड कर दिया देख के कि भाई इज्जत खराब हो जाएगी, तोते ने अभी बोल दिया। तो जैसे क्या उसने, अबे तेरे से बात कर रहा हूँ सुन तो सही। ये बंदा फिर इग्नोर करे, धीरे धीरे गुजर गया आगे से, थोड़ा सा आगे निकला तो बोला अबे गंजे तेरे से बात कर रहा हूँ जो बिन देखने जा रहा है, तू सुन ही नहीं रहा है। ये पंडित जी बड़े परेशान हो गए, बोले यार ये तो गलत कल्चर है। वो लास्ट में जब गली में पहुंच गए ना तो फिर जोर से तोते ने सीटी मारी, बोला अबे बहरा तो नहीं है तू, सुन नहीं रहा तब से भूखे जा रहा हूँ। ये बड़े परेशान हुए, लेकिन ये चले गए, इन्होंने जैसे तैसे अवॉइड किया, निकल गए। दूसरे दिन फिर आए, फिर से एपिसोड हो गया, फिर उन्होंने पत्थर दिल पे रख लिया। तीसरे दिन फिर आए, फिर तोते ने बोला, बोले मेरे को तो तू जाहिल भी लग रहा, बहरा भी लग रहा, 3.5 दिन से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तेरे को। उन्होंने कहा यार ये तो और गाली गलौज को उतर आया है। इसने कहा इसकी कंप्लेंट करता हूँ। वो सामने गए, बोले भाई साहब एक बात करेंगे। बोले जी भाई साहब बताओ। बोले जो आपने तोता रखा ना ये बड़ा गलत है। बोले क्यों? बोला सर सुबह सुबह जाते हैं गंगा मैया के पास जा रहे हैं, ये उठता है गालियां देता है, अबे अबे करके बुलाता है। बोले यार ऐसा मुझे नहीं पता था, मैं इसको लेके आया, उसमें ला के और उसको पानी की बाल्टी में डूब दिया। बोले आज के बाद देगा गाली, अबे करके बात करेगा, किसी से बदतमीजी करेगा? तो तोते की जान फंस गई। बोला नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, आजा छोड़ दो, आजा छोड़ दो। तो बाहर निकाला, फिर उन्हें लगा कि तोते की नजरों में ना कोई ज्यादा अंतर आया नहीं है, उन्होंने दोबारा डुबा दिया। बोले मुझे अब भी लग रहा तेरे को बात समझ नहीं आई, तो बदतमीजी करेगा? बोले नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, कंफर्म, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। उन्होंने कर करा के तोता वापसी पिंजरे में रख दिया। अगले दिन पिंजरा टांग दिया। अब पंडित जी को पता था कि कल इस तोते को सही ट्रीटमेंट मिला है, अब ये तोता कुछ नहीं बोले। तो नेक्स्ट डे उस पंडित जी का कॉन्फिडेंस हाई हो गया। तो कल तक ये बच रहे थे, आज ये तोते से आई कांटेक्ट कर रहे थे। तो ये आए और आज कुछ बोलेगा नहीं। तो तोते ने ऐसा मुंह फेर लिया जैसे रोज पंडित जी फेरते थे। अब तोते का मन तो बहुत कुछ को बोलने का। तो फिर थोड़े से आ गया है, बोले भाई कुछ तो बात कर यार, तू बोल नहीं रहा। तो तोते ने कहा छोड़ो अब जाओ गंगा जी ने। तो फिर थोड़े से आगे गए जहां तोता रोज सीटी मारता था, पलट के बोले क्या बात आज आवाज नहीं निकल रही तेरी? तो तोते ने कहा आप जाओ नहा के आ जाओ। तो लास्ट में जब गली में पहुंच गए जहां से रोज जाते थे, तो उन्होंने लास्ट वो काजोल वाली लुक ली पलट के। बोले हाँ भाई क्या बात आज कुछ नहीं बोला? तो तब तक तोता भर चुका था। तोते ने बोला एक बात बताऊं, चाहे मैं बोला कुछ भी ना हूं, पर समझ तेरे को पूरी गली में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो हमारे यहाँ के तोते ऐसा काम कर देते हैं। मैं तो फिर साक्षात जी हूँ जिनकी संगत में तोता बना था दिल्ली से, राइट? तो किसी का फोन बजा और डिस्टरबेंस हुई तो मैं बोलूंगा तो कुछ नहीं, पर बाकी सब समझ जरूर जाएंगे मैं कह क्या रहा हूं। और क्योंकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा हूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेकर बाकी सब्जेक्ट ढंग से पास करके आया हूं, और उसके बाद 16 साल से नेटवर्किंग में हूं। तो पढ़ा लिखा ज्यादा बोलने वाला आदमी हमेशा खतरनाक है। पढ़ा लिखा कम बोलने वाला चल जाता, पढ़ा लिखा ज्यादा बोलने वाला ज्यादा तकलीफ दे होता है। तो हम उतनी बदतमीजी करेंगे जितनी तोते की बदतमीजी सही जा सके, राइट? चलिए अब सब्जेक्ट पे बात करते हैं। ये मेरे उस प्रोफाइल में था जो मुझे नेटवर्किंग ने दिया, मैं उस प्रोफाइल की बात करूंगा जो मैं एजुकेशन के साथ लेकर आया था, जिस कारण से ये सारी बातचीत स्टार्ट हुई। और यंगस्टर्स की और अच्छी बात ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इतने सेंसिटिव मुद्दे को, मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल जो आया, जो मैंने आज तक झेला है, वो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि इतनी सेंसिटिव इनसेंसिटिव पॉपुलेशन को आप जो मैटर समझाना चाह रहे हो केमिकल फ्री वर्ल्ड, क्या ये समझ भी पाएंगे? मेरे को जब पहली बार प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया मिट रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, समाज एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया है
कि एक आदमी आज की तारीख में कॉन्फिडेंटली ये हाथ खड़ा नहीं कर सकता कि मैं बिना बीमारी तक पाए मौत तक पहुंचूं। ये कॉन्फिडेंस ही छीन लिया आज के समाज में मुझसे। पहले लोग जानते थे कि मैं जवान होऊंगा, बूढ़ा होऊंगा, फिर मरूंगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आज की तारीख में कोई व्यक्ति एक भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूं कि एक्सीडेंट नहीं होगा। आप ये हाथ खड़ा कर सकते हैं कि आप स्वस्थ मरेंगे, तो कोई आदमी आज हाथ नहीं कर सकता। और वो कोई कर भी रहा होगा ना तो दुनिया बोलेगी ये पागल आदमी। और ये मुद्दा यहां से स्टार्ट नहीं होता। इस मुद्दे का सबसे बड़ी जड़ ये है कि 1970 का वो दशक जिसमें लोग ये बोलते थे कि लोगों को एजुकेशन नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, वैद्यों को दिखा लेते हैं, लोग नाड़ी पकड़ते हैं और गांव के लोगों को कोई अकल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल्स नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी लोग उन बीमारियों के शिकार नहीं थे जिस हालत में हम लोग आज हैं। हम एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें। तो जब मैंने पहली बार बोला था कि हम इस मुद्दे पे नेटवर्किंग करेंगे, हम इस मुद्दे को पब्लिक के बीच लेके जाएंगे, पब्लिक के थ्रू लेकर जाएंगे, तो लोगों ने मुझे कहा था आपको बहुत टफ होगा, इसकी बजाय आपको नॉलेज है, पैसा है, तो आप एक काम करिए, सस्ते प्रोडक्ट बनाइए। तो मैंने कहा सस्ते प्रोडक्ट क्यों बनाने हैं? बोले क्योंकि हिंदुस्तानी जनता सिर्फ पैकेजिंग देखती है, खुशबू देखती है और प्रोडक्ट चुनती है। मैंने कहा ये बात ठीक है। मैंने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को भी कभी इंग्रेडिएंट्स बेस्ड बाइंग करते हुए हिंदुस्तान में नहीं देखा और हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं। उससे भी बड़ा मुद्दा मेरे सामने तब आया जब लोगों ने कहा कि चलो ये तो एक बात है, लेकिन इस मुद्दे के अलावा आप यंगस्टर से ये बात करना चाहते हैं, क्या 18-19 साल के बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो ऐसे मैटर को समझ पाए और उस पर रिएक्ट कर पाए? तो आप लोगों को क्या लगता है बॉस, होती है एज सेंसिटिव? मैंने उनको जवाब दिया था, वो जवाब मैं आप लोगों को देता हूं, शायद समझ आए। मैंने कहा 200 साल से हम अंग्रेजों के गुलाम थे, फॉर 200 years। और हमारे देश में जब भी विद्रोह हुआ तो वो 1857 में, 1857 में हुआ। और 1857 में भी कुछ लोग जो ज्यादा ही परेशान हो गए थे, मतलब जिनको गवर्नमेंट ने डायरेक्टली परेशान किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने आंदोलन कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें आजादी दिलाई, जिसने इंडिया को पहली बार होपफुल किया कि हम ब्रिटिशर्स को यहां से भगा सकते हैं, वो आजादी जिस व्यक्ति ने उसकी नींव रखी थी, उसका बेस रखा था, वो सिर्फ 19 साल का बच्चा था। आज तक इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ही बार ब्रिटिशर्स ने अपना कानून तोड़ा है पूरे वर्ल्ड में। और वो ब्रिटिशर्स ने कानून क्या तोड़ा था? ब्रिटिश कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शाम को फांसी नहीं दी जा सकती। जिसको फांसी चढ़ाना है उसे सुबह फांसी चढ़ाया जा सकता है, शाम को कभी नहीं चढ़ा सकते। जिंदगी में आज तक हिस्ट्री में ये रूल एक बार तोड़ा गया। और वो रूल किसके लिए तोड़ा गया था? भगत सिंह जी के लिए तोड़ा गया था। वो रूल क्यों तोड़ा गया? बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। जो लोग ये बोलते हैं यंगस्टर्स को समझ नहीं आता कि कुछ नहीं करता, तो मैंने एक बात कही थी कि लगभग 19 साल की एज में ब्रिटिशर्स डरते थे और लगभग 23 साल की उम्र में जब भगत सिंह जी को राजगुरु सुखदेव, तीनों ही लोग 22 के सुखदेव थे और दोनों लोग बाकी 23 साल के थे। मैंने कहा जब फांसी पे चढ़ाया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इतने बुरे हालात थे कि उनको लंदन से इंफॉर्मेशन आया था कि भगत सिंह को सेम डे फांसी मत दे देना और फांसी देने के बाद डेड बॉडी बिल्कुल भी मत दे देना। अगर डेड बॉडी इंडियंस को मिल गई, सिर्फ इस बच्चे की डेड बॉडी पे कंट्री आजाद हो जाएगी। और इसीलिए जिन लोगों को नहीं इंफॉर्मेशन है वो बता रहा हूं कि 1931 को भगत सिंह जी को जब फांसी दी गई थी तो डेड बॉडी अंग्रेज इतने डर गए थे कि अध जली काट के फेंक दी थी नदी के अंदर, लेकिन दी नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी रियल पोटेंशियल को रियलाइज करे तो एक 19-20 साल का बच्चा अगर 200 साल की हुकूमत जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही थी अगर उसको डरा सकता है, तो अगर हम लोग सीरियस हो तो हम भी काम
कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में इतना आत्मविश्वास छीना जाता है यंगस्टर्स का, इतना कॉन्फिडेंस छीना जाता, तुम तो बच्चे हो, तुम क्या करोगे, तुम तो 16 साल का सचिन तेंदुलकर भी बच्चा था, वर्ल्ड कप खेल रहा। जस्टिन बीबर भी 14 साल का बच्चा था, पूरी दुनिया हिला के रखती थी, उसके सबसे महंगे शो बुक हो रहे थे। ब्रिटनी स्पीयर्स बच्ची थी 16 साल की एज में, एंड शी वाज लाइक रूलिंग द वर्ल्ड। आज डांस इंडिया डांस, कितने बच्चे हैं जो बॉलीवुड में जाके कामयाब हो रहे हैं, 3-3 साल के, 4-4 साल के। बेसिकली तो हमारे माँ बाप को उल्टा फॉलो करना चाहिए हमको, कि डांस इंडिया डांस वालों को देख, अब खुद को देख। लेकिन हमारे माँ बाप भी कह रहे तुम तो बच्चे हो, तो फिर वो क्या है, वो पॉपुलर भी हो गए, वो सब कुछ कर भी गए, हम अभी तक घर के घर बैठे हुए हैं। और मैंने एक बार बोला, एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि, और ये बात अच्छी बुरी नहीं है लेकिन सच्ची है, अच्छी बुरी तो आपको अपने हिसाब से लगेगी। एक बच्चा मेरी टीम में था, उसने आके बोला मेरे मम्मी पापा कहते हैं अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, अभी तो सिर्फ पढ़ाई कर। तो मैंने कहा तू एक दिन रुक जा, एक दिन शाम को तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और ठीक उसके 30 दिन बाद यही माँ बाप तेरे से पूछेंगे 1 महीना हो गया कुछ तो करता नहीं है। तो मैंने कहा जो 24 साल तक ये कहेंगे कुछ मत कर, और 24 साल 1 महीने बाद कहेंगे कुछ तो कर ले, तो मैंने कहा तू उस टाइम तक का वेट कर रहा है, ये सबके जीवन में होता है। आज आप लोगों के सामने वही सेंसिटिव मैटर है, और जितने लोग करना चाहें एक बड़े फ्यूचर को बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दूंगा तब आप लोगों से बात करूंगा। हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल फ्री वर्ल्ड की, और केमिकल फ्री वर्ल्ड की बात हमें क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि सिद्धार्थ सिंह 40 साल की एज में गुजर जाता है जिम करके, पुनीत राजकुमार 45 साल की एज में गुजर रहा है, लोग 30-30 साल में गुजर रहे हैं, 40 साल की एज में कैंसर आ रहा है। ये सब बीमारियां क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्रीज कर, आदमी सिर्फ एक तरफ दौड़ रहा है, सिर्फ एक तरफ। वो एक दौड़ क्या है, पैसा 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 पैसा। और भारत सरकार क्या कहती है, 98% डेथ कैंसर से, आपका बीमारियों से होती है, जिनमें मेजर ऑफ कैंसर से होने लगी हैं। और गवर्नमेंट बोलती है हर साल लगभग 1 करोड़ लोग मरते हैं, और उनमें से 4 लाख परिवार रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके घर में किसी एक व्यक्ति को लाइलाज रोग हो जाता। यह बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं आज, लोग सुनेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सुन के जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। लेकिन ये बात मेरी उस दिन याद आएगी जिस दिन घर में वो एक आदमी आ जाएगा। आज दाल रोटी चल रही है, हो सकता वो भी हो ना हो, या बहुत बढ़िया चल रही हो, लेकिन जिंदगी में जिस दिन ये हादसा किसी के सामने देखोगे या खुद पे देखोगे, उस दिन रियलाइज होगा कि ये बात सच की, मुझे ध्यान देना चाहिए। जब 98% पॉपुलेशन बीमारियों से जाए, और मैं सदगुरु को सुन रहा था इन दिनों, वो जर्मनी में थे, तो उन्होंने एक बात बोली कि ये हालात ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके बाद भी आपको जागने के लिए और चाहिए क्या है, कब तक सोते रहोगे, इससे ज्यादा क्या वेट कर रहे हैं। अब तो हम लोग सिर्फ एक चीज का वेट कर रहे हैं, लोग कैंसर से मर रहे हैं, मरने दो, 98% डेथ बीमारियों से हो रही है, होने दो। हर साल 4 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं बीमारियों की वजह से, आने दो। फिर आप क्यों नहीं जाग रहे, बोले मैं उस दिन जागूंगा जिस दिन मेरा परिवार रोड पे होगा, मैं सिर्फ तब तक का वेट करूंगा, जागूंगा तो। लेकिन वेटिंग टाइम पीरियड कब तक का है, जब तक मेरे घर में। ऐसा नहीं मुझे पॉपुलेशन का नहीं पता, ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि भारत सरकार छोड़ो, हम भी जानते हैं जिसकी डेथ हुई हो रही है, जो भी हमारे जानकार गुजर रहे हैं बीमारियों से गुजर रहे हैं, ये पता है हमारे, लेकिन हम नहीं जाग रहे क्योंकि मेरे घर में डेथ नहीं हुई। तो ये वेटिंग टाइम पीरियड भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। गवर्नमेंट के आंकड़े अनुसार 2027 तक आपके घर में भी एक कैंसर की डेथ कंफर्म है, अगर नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा। अब दिल्ली का केमिकल्स का क्या रोल है इन सारी चीजों के अंदर, वो आपको समझने की जरूरत है। मैं दोबारा दिल्ली शहर की बात करता हूँ। सब लोगों को पता है दिल्ली की हवा जो है बहुत पॉल्यूटेड है। यस सर। ये भी पता है उसमें सांस लेने से कैंसर हो सकता है। यस सर। कंफर्म है। एक आदमी को दिल्ली शहर में सोचो कैंसर लेने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, सिर्फ सांस लो, कैंसर फ्री खत्म। अद्भुत शहर है हमारा। हमारे आप शहर में आओ, आप मेहनत करो, कमाई मिलेगी नहीं मिलेगी ये भरोसा नहीं, लेकिन आप हमारे शहर में कुछ भी करने आओ,
और सांस लो, कैंसर मिलेगा ये कंफर्म। ये पढ़े लिखों का शहर है, ये अमीरों का शहर है, ये इंटेलिजेंट लोगों ने बसाया है और वहां पर सारे इंटेलिजेंट ही रहते हैं। तो वो ऐसी हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कैंसर दे रही है, राइट। और कोई बताएगा कि ये हवा हमारे शहर की कैंसर दे रही है, बाकी शहरों की भी दे रही है? बाकी की अभी नहीं दे रही है, लेकिन धीरे धीरे देने लगी। हमारे शहर की हवा में और आपके शहर की हवा में, दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता क्या है? मेजर डिफरेंस। आपके शहर की नहीं दे रही, हमारे शहर की कैंसर दे रही, क्यों? मैं कोटा में ही हूं। अगर ये मैंने वीडियो रिलीज कर दी, कोई बच्चे नहीं भेजेगा पढ़ाने के लिए कोटा में कि इतना नहीं बता पाए कोटा की हवा और दिल्ली की हवा में फर्क क्या है, तो फिर IIT कैसे बनोगे? पॉपुलेशन, वो डिफरेंस है पोल्यूशन, राइट। हमारी हवा में प्रदूषण ज्यादा, आपकी हवा में प्रदूषण नहीं है, इसलिए हमारी हवा कैंसर देगी। ये प्रदूषण क्या होता है? ये पोल्यूशन ज्यादातर लोग मानते हैं पोल्यूशन होता है धुआं, राइट। अब सभी इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक सवाल है, अगर धुएं से कैंसर होता है और ये बात सच है, तो पिछले इतने हजार सालों से जो महिलाएं चूल्हा करती थी, उसका धुआं झेलती थी, उनको कैंसर क्यों नहीं? असल लकड़ी धुएं में फर्क होता है। एग्जैक्टली, दोनों धुओं में बहुत अंतर है। चूल्हे का धुआं या तो उपले के जलने से होता था या लकड़ियों के जलने से होता था, और साइंटिफिक रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि अगर आप मेडिसिनल लकड़ी फूंक देंगे तो उसके धुएं से उल्टा व्यक्ति का इलाज होता है, ना कि वो बीमार। लेकिन हम लोगों को कितना गुमराह किया गया, कितना पढ़ाया गया कि धुआं पोल्यूशन है और धुएं के कारण कैंसर। सच्चाई जबकि ये थी कि मानव निर्मित केमिकल्स, जो मैन मेड केमिकल्स हैं, उन सब के जलने से जो धुआं बनता है, केवल वही धुआं हम लोगों को कैंसर देता है। यही केमिकल्स जब पानी में जाके मिलते हैं तो हमारे को कैंसर देते हैं, बाकी बीमारियां देते हैं। यही हमारे भोजन में मिलते हैं तो हमारे को जाके कैंसर मिलता है, राइट। आज कितने लोग हैं जो ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें केमिकल ना हो? कोई नहीं। आप गेहूं खाओ, ज्वार खाओ, सर सब में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब। हाँ, तो वो जो गोबर वाले आ रहे हैं उनको तो हम सेपरेट रखते हैं। हाँ, लेकिन दालें भी गोबर वाली आ रही हैं, मसाले भी गोबर वाले आ रहे हैं। पीछे एक जगह बता था मसालों में तो गोबर भी आ रहा है, और वो उन्होंने बताया वो भी गधों का आ रहा है। मैंने कहा यार इस पे तो रहम करते कम से कम। ये लिटरली पढ़ लेना, न्यूज आई थी, धनिये के अंदर गधे की लीद मिली थी, ये पढ़ लेना, गूगल कर लेना। तो फिर मेरे को किसी ने कहा, तो मैंने जिस दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैं बड़ा ऐसा सोच रहा था। किसी ने कहा क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मुझे समझ आया लोगों की मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। मैंने कहा सारे यही वाला धनिया खाते हैं। धनिया ही समझ के गोबर की गधे की लीद खाई हो, वो मेरी बात क्या खास समझेगा सेमिनार? मेरे को इनके दिमाग में यही भरा पड़ा है। वो मेरी मम्मी जब मैं छोटा था नहीं पढ़ता था तो मुझसे पूछती थी तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ क्या? मैंने मम्मी को उस दिन दिखाया, मैंने कहा मेरे में तो नहीं भरा था, लेकिन मैंने कहा मैं बता रहा हूँ आजकल वालों में भरा हुआ है, और ये प्रूफ है। ये गूगल कर लेना, न्यूज आ जाएगी। जयपुर की है ये न्यूज। अरे न्यूज भी जयपुर की थी। मैं नहीं जा रहा आज वापसी, आज मैं कोटा स्टे करूंगा, राइट। आज एक दुनिया है और उसका डिफरेंशिएशन मैं आप लोगों को क्रिएट करता हूं जो समझ पाएंगे। आज की तारीख में मुझे आप सब यंगस्टर से जवाब चाहिए और पीछे तक बोलना, क्योंकि अगर आप बोल नहीं सकते तो मैंने बताया वैसे ही चांस कम है। 2-4 साल है, जितना बोलना बोल पा लो, उसके बाद तो मामला आप लोगों का गड़बड़ी है। और वीडियो चाहे मैं जो बना रहा हूं बना लो, मैं कंफर्म बोलता हूं, जिनकी आवाज आज यहाँ नहीं निकल रही उनकी घर में निकल जाएगी, मैं अपना नाम बदल दूंगा से। जिनकी यहाँ ही नहीं निकल रही उनकी बीवी के सामने तो क्या ही निकलेगी।
आज जवाब है, सवाल है, जवाब देना आपको चवन्नी भी नहीं मिलेगी, करोड़पति तो दूर की बात है। मेरे पास है भी नहीं, मैं पर्स गाड़ी में छोड़ गया। तो ये सोच के मत जवाब देना कि हाँ सच में कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए, हो सकता है हम लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, सिंसियर जवाब चाहिए। अगर आपको एक चॉइस मिले, अलादीन का चिराग गलती से हाथ लग जाए, गलती से, लेकिन वो अलादीन का जिन्न वो नहीं होगा तो सारी इच्छाएं पूरी करे, वो गिनती की 3 इच्छा देगा, और वही मैं आपसे चाहता हूं आपको मांगनी है। क्या पता वो हो और मिल ही जाए, सिर्फ आपको तुक्का मारना, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करिएगा। पहली आपकी इच्छा है कि जिन बोलता आपको फोन कौन सा चाहिए, तो आप अपनी चॉइस ऑफ फोन बताइए। किसी को कुछ नहीं चाहिए, इतनी देर में चला जाएगा जिन, ये पहले से ही तय होना चाहिए भाई मामला। मैं सवाल बदलता हूं, अब जिन पूछेगा, लेकिन अगर आपने आधी सेकंड में आंसर नहीं किया तो फिर मिलेगा भी नहीं, बल्कि जो है उसे भी छीन लेगा, उल्टा होगा। तो कौन सा फोन चाहिए? क्लियर है? किसी को और दूसरा कुछ चाहिए? ठीक है, गुड। इससे सस्ता फोन मांगते तो मुझे ही शर्म आ जाती, मैं इनसे बात कर। दूसरी चीज, गाड़ी, रोल्स रॉयस, पोर्श, लैम्बोर्गिनी, पोर्श। इसीलिए मैं आज अपनी नहीं लाया, मैंने लेगा वहीं ना रख लेगा। और कोई एंडेवर तो नहीं चाहिए ना किसी को? हाँ ठीक है, फिर वो छोड़ दो, राइट? किसी को पोर्श चाहिए, किसी को रोल्स रॉयस चाहिए, क्लियर? तीसरा, घर के लिए टीवी, सोनी, सैमसंग, खत्म। क्लियर है? यस सर। चौथी, जिन खुश हो गया कि आप लोग समझदार लोग हो, ठीक है? अब मैं एक एक्स्ट्रा देता हूं, लेकिन वो ज्यादा खर्चे का तामझाम मत करना। घर के लिए मसाले कौन से चाहिए? ऑर्गेनिक। ये तो हमारे वाले हो। बाकी लोगों का क्या आंसर है? टेस्टी, टेस्टी मसाले, वही तो आता है एडो में। हकीकत बात ये है कि हमने सोच के ही नहीं रखा। गजब। आप शाने कितने भी बन ले आज, आपने सोनी सोचा जिंदगी में, गाड़ी सोची है, टीवी सोचा है, यहाँ तक जूते भी सोचे हैं, कपड़े भी सोचे हैं, लेकिन व्यक्ति की हकीकत ये है कि उसने जिंदगी में मसाले सोचे भी नहीं। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। जो चीज आप 3 समय खाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपने माँ बाप को देते हैं, पत्नी बना के पति को देती है, माँ जिसने उस बच्चे को पैदा किया है वो उसको खिलाती है, उसको जहर खिलाते हुए वो 1 सेकंड नहीं सोचती। लेकिन टीवी खरीदते हुए वही औरत 100 बार सोचती। गाड़ी लेते हुए यही लेडीज लिस्ट बनाएगी, बच्चों को पेस्टिसाइड का खाना मिलाते हुए थोक के बाप के बाद। ये क्रूअल रियलिटी ऑफ लाइफ। आज जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप मिल्टन का लंच बॉक्स देते हैं, वाटर बोतल देंगे तो ब्रांडेड देंगे, हल्दी देंगे तो गाय छाप, बंदर छाप, लंगूर छाप, जो नाम देना, अगर गधा छाप भी मसाला आ जाए बस उसको 2 रुपए सस्ता दे देना। हिंदुस्तानी आदमी अपने बच्चों को वो भी थोक के भाव खिलाता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस क्या है। आज मैं आप लोगों को एक लाइन में बताऊंगा, मेरे को नहीं साइंस पढ़ा नहीं। There are more nutrients, 70% more nutrients, less chemicals, non genetically modified। ये भाषा समझ ही नहीं आती किसी को। मेरे को छोटा सा समझाना आप सभी लोगों को। किसान जब फसल उगाता है और जब वो फसल उग जाती है तो उसे सबसे पहले खाने के लिए कौन पहुंचता होगी फसल को? क्या? उसको खाने पहुंचते हैं पेस्ट, कीट पतंगे, कीड़े पहुंचते हैं, राइट? यस सर। सही है गलत है? यस सर। इतनी नॉलेज तो होगी। जब कीट पतंगे, कीड़े फसल को खाने लगते हैं तो किसान क्या करता है? दवाई छिड़कता है, पेस्टिसाइड छिड़क देता है, जाके यस सर। जाएगा पेस्टिसाइड छिड़क के आ जाएगा।
जब पेस्टिसाइड छिड़क के आता है तो फिर क्या होता है अगली प्रोसेस? कुछ कीड़े मरते हैं, लेकिन बाकी जैसे ही उसको टेस्ट करते हैं उसके बाद मना कर देते हैं बाकी कीड़ों को। कीड़ों में लीडर्स होता है और सारे कीड़े एक साथ खाना नहीं चालू करते। पहले उनके जो सीनियर कीड़े हैं वो बैठते हैं, कभी डिस्कवरी देखना। उसके बाद छोटे कीड़ों को मना कर दिया जाता है कि ये फसल खाने लायक नहीं है, इसको मत खाओ। तो जिन्होंने ये टेस्ट करी होती है इनके लीडर्स ने, वो मर जाते हैं, लेकिन कीड़ों की अगली जनरेशन बच जाती है। अगर सारे कीड़े मर जाते तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन ही ना बचती, हमें फसलों पे पेस्ट ही ना छिड़कना पड़ेगा। बहुत दिमाग है। कीड़े क्या बोलते हैं अपने बच्चों को? ये फसल खाने लायक नहीं है, इसको मत खाना। अच्छी बात ये है कि जिसको कीड़े बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए मना कर देते हैं कि ये फसल खाने लायक है, मत खाना, उसी फसल को पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को ठोक ठोक के खिलाते हैं। यही ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस है। जिस फसल को कीड़ों ने रिजेक्ट किया है ना कि इसको खा नहीं सकते, कीड़ा नहीं खा सकता इस फसल को, उस फसल को इंसान खा रहा है और उस फसल को खा खा के रोज सपना देख रहा है एक दिन मैं सोनी का टीवी लूंगा, BMW गाड़ी खरीदूंगा, फिर लाता मम्मी खाना देना, क्यों? फिर मैं इससे खा के तगड़ा हो जाऊंगा, फिर आईफोन लूंगा। एक कैसी विडंबना। दिस इज मॉडर्न सोसाइटी। सब लोग पूछते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब हम तो कुछ गलत नहीं करते थे, फिर हमारे घर में बीमारी कैसे आ गई? और ये जो तुम खा रहे थे, ये इससे ज्यादा गलत क्या करोगे? घर में खुद ही बच्चों को बीमारियां खिला रहे थे, खुद ही माँ बाप को बीमारियां खिलाई, इससे ज्यादा गलत क्या करेंगे? और हमारे को इतना सा मुद्दा समझ में नहीं आ रहा, हमारे खाने में कितना ऑर्गेनिक खरीदने में कितना खर्च पड़ता है? महीने के 1000 रुपए, 1500 रुपए। ये मुद्दा मैं आप सब लोगों के लिए सॉर्ट आउट कर रहा हूं, उसका कारण बताता हूं। आप लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए मुद्दा ज्यादा सीरियस है। उसका रीजन है, जो लोग ओल्ड एज है ना, जो लोग सबसे ज्यादा आज प्रतिकार कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, जो लोग 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में हैं, ये लड़ सकते हैं बॉस। इन्होंने जिंदगी के पहले 30 साल हवा पी, साफ पी, पानी लिया, साफ लिया, कुआं से पानी पीकर आए हैं, ऑर्गेनिक खाना खा के आए हैं। 30 साल में इनका जो इंजन पहली बार लागू हुआ, इनके तो फेफड़े स्टील के बने हुए हैं। हाँ, ये हकीकत है और मैं तो मुंह पे बोलता हूं। ये अपना इंजन तो जब जवानी में तैयार करके आए हैं तो स्टील से तैयार करके आए हैं, लेकिन जो आज बच्चा जन्म ले रहा है वो तो पहले दिन से जन्म। उसके बाद ये लोग क्लोज माइंडेड हैं कि हम भी तो ऐसे ही जी गए। आप जी गए बॉस, क्योंकि 30-40 साल प्रकृति ने आपका ध्यान रखा, हमारा ध्यान नहीं रखा, नहीं चला। हम तो बहुत छोटी एज से इन चीजों के प्रति संकल्प। इसीलिए आज बच्चे ज्यादा बीमार हैं, बुजुर्ग इतने बीमार नहीं है। दिल्ली के हर दूसरे बच्चे को अस्थमा है, लेकिन बूढ़ों में हर 40 में से एक को, हर 2 में से एक और हर 40 में से एक। बहुत बड़ा अंतर। लेकिन समाज कब समझेगा? ये समझने की बात है। और ना सिर्फ इतना, हम लोगों ने इन्हीं केमिकल्स को जगह दी अपने कॉस्मेटिक्स के अंदर। किसी व्यक्ति ने अपना कॉस्मेटिक उठा के कभी नहीं पढ़ा कि ये गोरा होने के लिए, ये चेहरा साफ करने के लिए, साबुन नहाने के लिए। तो मैं एक बार ये पढ़ूं तो सही, ये बना किस चीज का होगा? खुशबू सूंघी, पैकेजिंग देखी, प्रोडक्ट ओके। कोई प्रोडक्ट है? पढ़े लिखे लोग कैसे करते हैं? कोई भी एक प्रोडक्ट चाहिए मुझे, हाँ ये रहा। अच्छा, पढ़े लिखे लोग प्रोडक्ट कैसे, अनपढ़ कैसे खरीदता है प्रोडक्ट? अनपढ़ खरीदता है ऐसे, दिखने में तो सुंदर है भाई, फिर अनपढ़ खोलता है, सोचिए खुशबू ही बढ़िया है और प्रोडक्ट खरीद लेता है। प्राइस तो पहले देख चुका है, प्राइस तो पहले देखना हिंदुस्तान में। और ये प्रोडक्ट खरीदा जाता है, क्यों? क्योंकि ये काले अक्षर भैंस बराबर है इसके। अब पढ़ा लिखा आदमी जाता है, पढ़ा लिखा आदमी कैसे खरीदता है? दिख तो बढ़िया है, खुशबू भी बढ़िया, खरीद लिया। तो फिर तुम पढ़े क्यों थे? तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे लाखों क्यों लगा दिए? अगर देख के और सुन के काम करना था तो ये तो बचपन से कर सकते थे तुम।
ये पढ़ाई पुढ़ाई का ढोंग क्यों करा नंबर लाने का? अब आप बोलोगे शादी भी तो करनी थी, तो आपके बुजुर्गों की भी तो हुई है जो अंगूठा छापते हैं। शादी करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, बीवी की केमिस्ट्री समझनी थी, बच्चों की फिजिक्स जाननी है। जो पढ़ना था वो तो कभी पढ़ा ही नहीं। गवर्नमेंट ने तो लिखवा दिया भाई खुद पढ़ लो, खुद जिम्मेदार हो, 150 करोड़ लोगों के पीछे कितने अफसर लगाएंगे, तुम पढ़ा करो, तुम देखा करो क्या खरीद रहे हो। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी भी एक अनपढ़ व्यक्तियों की बात ही लिख रहा है। और मैंने एक बार एक सेमिनार में बोली फिर ये बात, मैंने कहा अगर आप सूंघ के प्रोडक्ट बता सकते हो कि ये सूंघा और ये बता दिया प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, तो मैंने कहा बेरोजगारी इतनी क्यों फैली हुई, अपनी नाकें कटवाओ और लैब को दे दो। बोले ये मेरी नाक है, ये सूंघ के बता देती है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अठन्नी भी कोई लैब आपको दे देना आपके नाक की, तो मेरे पास आ जाए। जिस नाक का घमंड लेके आप सूंघ के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो ना, 50 पैसे नहीं देगा इसको। यही गलतफहमी चांस भी मत लेना। रामायण कितने लोगों ने देखी है? उसमें एक कैरेक्टर था शूर्पणखा। हाँ, ना काट लगी। वो भी अपने प्रोडक्ट सूंघ के चेक करती है। बिग बाजार में किसी दिन कोई लक्ष्मण आ गया ना, तो आप नक कटे वापसी आओगे। कोई तो पूछेगा नाक दे भाई जो क्वालिटी चेक करती है, मेरे को लैब में चेक करनी पड़ती है, तेरी तो नाक ही बहुत बढ़िया से काट लेता। और इसीलिए सभ्य समाज में बोलता है कि बेटा कुछ भी करना, माँ बाप बोलते थे नाक मत कटवा के, मगर ऐसे ड्रामे मत करियो जाके, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। अरे भाई उससे पहले ओडोनिल का ऐड देख लो, वो कूड़े के ऊपर ओडोनिल डालते कहते बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ऐसा तो नहीं है बाजार इसी चीज से भरा हुआ। ये थोड़ी सी बात है जो मैंने लाइटर नोट पे की है, इसको बहुत हैवी नोट पे टेक्निकल फैक्ट्स के साथ भी मैं कर सकता हूं। आई एम दैट मच कैपेबल दैट आई कैन टॉक ऑल अबाउट केमिकल्स, कि आपके घर में पैराबेन यूज हो रहा है वो कार्सिनोजेनिक है, आप सल्फेट यूज कर रहे हो वो लीवर कैंसर देता है, आप घर के अंदर BHT यूज करते हो आपके बच्चों का अस्थमा दे रहा है, आप घर में BPA प्लास्टिक यूज कर रहे हो, ये सब ना आपकी सोसाइटी बहुत टाइम से हो रहा है। आपके न्यूज़पेपर में पिछले 12 साल से हर दूसरे दिन एक आर्टिकल आया होता है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। हर एक दिन न्यूज चैनल रिपोर्ट करता है। आज जाके आप लोग मेरे कहे पे काम करिएगा, YouTube पे जाके डालिएगा हार्मफुल केमिकल्स इन योर टूथपेस्ट, और आप हैरान रह जाएंगे। कम से कम 50 न्यूज चैनल ने पूरा 45 मिनट का एपिसोड किया इन चीजों पे कि आपको टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आपके साबुन पे किया। लेकिन कितनों ने देखा वो? हम क्या देखते हैं? कपिल शर्मा। कितनी नॉलेज बढ़ती है कपिल शर्मा को देखते, कितनी काम की बातें करता है वो आदमी। हम अपना स्ट्रेस भगा रहे हैं, कपिल शर्मा क्या करता है? स्ट्रेस दूर करता है। स्ट्रेस किस चीज का? दिमाग तो यूज करते ही नहीं हम। यूज करोगे तो स्ट्रेस होगा, जब यूज ही नहीं किया खाली दिमाग का स्ट्रेस भी क्यों भगा रहे? क्लियर? ये मिशन सिंपल चीजों में आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आज से 10-15 साल बाद कोटा की भी हवा जहरीली हो जाएगी, जैसे दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। लोग घमंड में रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सरकार सही करेगी, सरकार सही करेगी। परसों का न्यूज़पेपर दिल्ली का बता रहा था कि पहले आप 50 सिगरेट दिन की पी रहे थे, अब 70-72 सिगरेट दिन की पी रहे। ये सिचुएशन आ गई। ये कोटा की भी आ जाएगी, ये पानी की भी आ जाएगी, कितने ही वाटर रिसोर्सेज बर्बाद हो जाएंगे और हम लोग चलते रहेंगे। अब ये मसाले, ये ऑर्गेनिक सब चीजें हमारे लिए क्या कर सकती हैं? मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपका डिसीजन 90% लोगों को, चीजों को चेंज कर सकता है। पहली चीज, जब भी मैं ये मुद्दा लेता हूं तो 90% लोग पता क्या बोलते हैं? हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे, राइट? दूसरे लोग क्या बोलेंगे? हम तो घर का बना खाना खाते हैं।
तो मैंने एक व्यक्ति को बोला, मैंने कहा सर मेरे से ना एक सल्फास की गोली ले जाओ और इसको घर के बने खाने में मिला के खाओ, तो हो सकता असर ना करे। तो सल्फास की गोली अगर घर के बने खाने में मिला के खाओगे तो असर करेगी या नहीं करेगी? पर वो तो घर का खाना नहीं है, घर का खाना तो हेल्दी होता है। तो सल्फास घर में डल गया तो क्या हो गया? है तो घर का खाना हेल्दी। सल्फास की गोली अगर घर के खाने में मिला दी जाए तो जहर का काम करेगी या नहीं करेगी? क्लियर है सबको? तो पेस्टिसाइड वाला खाना घर पे लाके बनाओगे तो भी मरोगे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? दूसरी बात, फिर एक आदमी ने सल्फास की गोली खा ली तो दूसरे आदमी ने सलाह दी, भाई साहब इन ऑर्गेनिक के चक्करों में कुछ मत पड़ो, डॉक्टरों के में सल्फास ही तो खाया है, पार्क के 10 चक्कर लगा दो, एक्सरसाइज करने से सारी बीमारी कट जाती है। एक दूसरा है बोला एक काम करो सर 20 साइकिल कपाल भाती की करो। योगा हर चीज का इलाज है, बुजुर्गों ने सारा कुछ कर दिया था, सल्फास खाए जाओ, कपाल भाती करे जाओ, सल्फास खाए जाओ, कितने लोग बचेंगे? नहीं भी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं बच सकता। सल्फास अगर एक बार गर्दन के नीचे उतर गया, गले के नीचे चला गया और एक तय सीमा से ऊपर चला गया तो इस संसार में ना एलोपैथी, ना कपाल भाती, ना 10 चक्कर पाक के, ना जॉगिंग, ना सिक्स पैक एब्स, ना मसल्स, कोई भी उस आदमी को बचा नहीं सकता। और यह सल्फास वही गोली है जो अमूमन आप अनाज में डालते हैं और फिर उसके साथ ये थोड़ी थोड़ी घुल के एक तय मात्रा से कम कीमत में आपके शरीर में जाती जा रही है और ये एक्यूमुलेट होके एक दिन असर छोड़ेगी और फिर हमें समझ नहीं आता कि हमारा शरीर बीमारी में। ये वो जवाब है जिसको आप ढूंढ रहे हो कि मैं खाने को अवॉइड कर दूं, केमिकल को आने दूं, लेकिन एक्सरसाइज करता रहूं, मैं कपालभाति करता रहूं, मैं योगासन करता रहूं, तो क्या मैं बच जाऊंगा? तो जवाब है नहीं। आप जहर खा के कपालभाति करके नहीं। दूसरी चीज, ये स्पाइसेस क्या थे? मैं एक ही मुद्दा लूंगा, कॉस्मेटिक्स वगैरह पे मैं बता चुका हूं केमिकल्स कितने डेंजरस हैं। स्पाइसेस क्यों लेंगे उसका मैं जवाब देता हूं। हम स्पाइसेस 3 वजह से खाते हैं, मसाले 3 वजह से इस्तेमाल करते हैं, रंग, सुगंध और स्वाद। सही है गलत है? कोई मुझे बताएगा ये पहली बार इस विश्व में किसको समझ आया था कि सब्जियों के अंदर स्वाद चाहिए, रंग चाहिए, सुगंध चाहिए, इसलिए मैं मसाले डाल देता हूं? पहला ये कौन व्यक्ति था जिसने एक्सपेरिमेंट करके देखा था? उन्होंने तो यूज बताया था क्यों करना है। इनका क्वेश्चन दूसरा है, स्वाद के लिए कौन कह रहा था? नहीं पता ना। एक आदमी ईमानदार है, इनके लिए तालियां मारो कम से कम एक दिन तो कहा। हम में से किसी ने कभी जानना ही नहीं चाहा, किसी की खोपड़ी नहीं तोड़ी कि रोज घर में कैसा अजीब सा कल्चर है, पहले सब्जी लाओ, फिर वो बनाओ, फिर मसाले डालो। ये किस बेवकूफ ने सिखाया इतना चाहिए? हम जानवरों की तरह क्यों नहीं करते? जिराए, घास चबाए, छुट्टी। कोई जानवर डालता है क्या मसाले? तो आप क्यों नहीं खा सकते? आफ्टर ऑल सोशल साइंस पढ़ी होगी, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। तो एनिमल्स तो हैं, तो घास क्यों नहीं खाते? कभी तो ध्यान आएगा, किसी ने तो खाना पकाना सीखा होगा, कभी तो खाना पकाया होगा, मसाले डाले होंगे, तो क्यों डाले? आज से 5500 साल पहले इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च लिटरेचर लिखा गया। इस दुनिया के सबसे बड़े जीनियस आदमी का इस धरती पे अवतरण हुआ। वो जीनियस जिसने इस वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को हर प्रकार की मेडिकल साइंस दी, जिसने सुजोग थेरेपी दी, जिसने मैग्नेट थेरेपी दी, जिसने कलर थेरेपी दिया,
जिसने एक्यूपंक्चर दिया, जिसने एक्यूप्रेशर दिया, जिसने सर्जरी इस दुनिया को दी, जिसने जनरल मेडिसिन इस वर्ल्ड को दी, जिसने आयुर्वेदा लिखित तौर पे पहली बार इस दुनिया को सौंपा, उस व्यक्ति का नाम था महर्षि सुश्रुत। सॉरी। और अच्छी बात यह है कि इंडिया के जो लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इंटेलिजेंस, सारा लिटरेचर, आज आपकी एलोपैथ, सिंपल बताता हूं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एलोपैथ डेवलप्स मेडिसिन, और वो मेडिसिन किस चीज से बनाई जाती है? उनका रॉ मटेरियल क्या है? एलोपैथ की टैबलेट बनती किस चीज से? रॉ मटेरियल क्या है? जड़ी बूटी, चूना, सॉल्ट। वो सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है? किस चीज से निकलते हैं? कभी दिमाग नहीं लगाते आप लोग? फिर ये लेके क्यों आए थे? कभी किसी ने दिमाग नहीं लगा कि एक एलोपैथ की गोली है जिसको दवाई समझ के खा रहे हो, आखिर इसमें है क्या? नहीं। कभी तो दिमाग लगाया होगा। पैसा बर्बाद। सब डब्बा बोले। मैंने औलाद पैदा करी थी, कभी कोटा पढ़ने नहीं भेजा, कभी नहीं जिंदगी में। वो बनी होती है प्लांट एक्सट्रैक्ट से। प्लांट के डेरिवेटिव जब सिंपल फॉर्म में निकाल दिए जाते हैं तो उनको हम एलोपैथिक ड्रग्स बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं। तो कहां से निकलती हैं? पौधों से। और आयुर्वेद आप लोगों को किस चीज का ज्ञान देता है? जड़ी बूटी होगा। आयुर्वेद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देता था, एलोपैथ ने उसी को सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में साइड इफेक्ट्स आए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में साइड इफेक्ट्स नहीं। तो प्रैक्टिकली आज तक भी आयुर्वेद में और एलोपैथ में कोई अंतर है ही नहीं। ये अंतर सिर्फ पैदा किया जा रहा है उसी आयुर्वेद के उन्हीं प्लांट्स को इंडिकेट करके, उसकी सिंपल फॉर्म की एक्सट्रैक्शन को आप लोग आज की तारीख में एलोपैथिक मेडिसिन। मंगल ग्रह की मिट्टी से नहीं बनती है दवाइयां, ये इसी धरती पे अवेलेबल जड़ी बूटियों से ही बनाई। लोग बोलते हैं ना जड़ी बूटी का विज्ञान पुराना है, एलोपैथी उसकी चेंज शेप है टैबलेट कैप्सूल्स में, विज्ञान वही है, पौधे वही है, चीजें वही है। जैसे अमेरिकन हल्दी नहीं खाते लेकिन वो कैप्सूल खाते हैं, किस चीज के? कुरकुमिन के। कुरकुमिन क्या है? हल्दी में पाया जाने वाला एक एक्टिव। अब उसका कैंसर के लिए मॉलिक्यूल बन गया C4। C4 क्या है? सिंपल कॉम्प्लेक्स है। सिंपल इतनी सी चीज थी। आज से 5500 साल पहले जब महर्षि सुश्रुत ने इस दुनिया का पहला विज्ञान लिखा जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, उस सुश्रुत संहिता में उन्होंने पहली बार 32 जड़ी बूटियों का जिक्र किया। और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम का इंफॉर्मेशन है जिससे आप अपने घर में 90% से ज्यादा बीमारियों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बातचीत मैंने पहले आते ही तोते वाली कहानी सुनाई थी और मैं बहुत ही बेशर्म आदमी हूं, वो पता है। महर्षि सुश्रुत ने 32 जड़ी बूटियों की पहचान करी और वो बनी दुनिया का पहला फूड सप्लीमेंट। आज आप दवाई खाते हैं, आप न्यूट्रोस्यूटिकल्स खाते हैं, आप सप्लीमेंट खाते हैं, लेकिन आप बेसिक्स को भूल गए। उन्होंने 32 जड़ी बूटी ढूंढ के मनुष्य को बताया, मानव को बताया कि ये 32 जड़ी बूटी आपको डेली यूज में लेनी है। अगर आप इनका डेली 1 से 1.5 ग्राम भी खा लें पूरे दिन के अंदर, तो ये आपको बीमारियों से बचा के रखें। अब कुछ लोगों के सवाल थे महर्षि सुश्रुत से कि इनको खाए कैसे? जैसे धनिया था तो क्या इसको चबाएं जानवरों की तरह? जीरा है तो क्या कच्चा खाएं? कैसे करें? तब पहली बार इनोवेशन स्टार्ट हुआ और उन्होंने कहा कि आप जो भोजन करते हो, जैसे आपने कुछ जीरा है रोटियों में डाल लिया, मिर्च है वो डाल लिया, गोभी के पराठे बना देते हैं, उसमें मसाला डाल देते हैं,
उन्होंने कहा आप जो सब्जियां खाते हो उबाल के जो भोजन करते हो तो वो तो फूड हो गया, फूड को सप्लीमेंट करने के लिए ताकि वो भोजन बीमारी से बचा सके, कैंसर से बचा सके, हार्ट अटैक से बचा सके। उन्होंने कहा थोड़ी मात्रा इन पौधों की मिला लें। ये उन्होंने नंबर 1 थ्योरी, और इस नंबर थ्योरी के 1 थ्योरी के रिजल्ट्स थे कि बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी मीडिया के 5500 साल के अंदर हिंदुस्तान के आदिवासी तक भी मसालों का प्रयोग करने लग गए। ये उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड रिजल्ट्स थे। हमारे वो बुजुर्ग जो अनपढ़ थे, जो अंगूठा छाप थे, वो लोग भी ये बता देते थे कि अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है तो इसे लाल मिर्च दे दो, अगर आपको चोट लगी है या कोई इन्फेक्शन हो गया तो इसे हल्दी वाला दूध दे दो, हड्डी टूट गई है हल्दी वाला दूध दे दो। ये हमारे अनपढ़ बूढ़ों को भी पता, ये हमारे यहाँ के आदिवासियों को भी जानकारी। लेकिन आज 2022 में जब मैं पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं कि आप मसाले क्यों खाते हो, तो क्या जवाब आता है? टेस्ट। अनपढ़ आदमी बताता है कि ये फायदा करते हैं, पढ़ा लिखा आदमी बताता है कि टेस्टी। मसाले टेस्टी है तो कटोरी भर भर के क्यों नहीं खाते? एक दिन ट्राई करो कि ये सब्जी हल्दी टेस्टी बनाती है, मैं डायरेक्टली टेस्टी खाऊंगा, एक कटोरी हल्दी खा। कितनी टेस्टी है हल्दी? लाल मिर्च खाओ एक दिन एक कटोरी, आपकी सब्जी को टेस्टी बना रही है, खा जाओ। एक्चुअली में हम फीका नहीं खा सकते क्योंकि हमने बचपन से जब भी सब्जी खाई वो खाई ही मसालों के साथ। तो अगर मसाले नहीं डले होंगे ना तो हमारा ब्रेन उस टेस्ट को समझ ही नहीं पाता। जबकि अंग्रेज फीका ही खाते क्योंकि उनके यहाँ पे कल्चर था ही नहीं। यूएस ने एक रिसर्च आप लोगों ने, मैं जानता हूं नहीं पढ़ा होगा, 2035 के अंदर, आज से 13 साल बाद, पूरे वर्ल्ड ने एक टारगेट किया है कि हमारी बायोडायवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया है, इसलिए लैब में किसी भी प्रकार से एनिमल टेस्टिंग नहीं करी जाएगी। यूएस ने कहा कि अगर एनिमल टेस्टिंग बंद हो गई ना तो नई दवाइयां आनी बंद हो जाएगी, पॉपुलेशन मर जाएगी, इसका इलाज क्या है? वहां के साइंटिस्टों ने कहा कि इसका इलाज एक ही चीज है सर, हमें वेलनेस इंडस्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि लोग बीमार ही ना हो। तो उन्होंने कहा जैसे सबसे पहली चीज आप जिस चीज पे खोज करेंगे वो चीज है कैंसर। तो उन्होंने कहा हमारे लोगों को कैंसर ना हो इसके लिए हम क्या करें? तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया, पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ करा है, साइंस है, सर्टिफाइड साइंस है। उस साइंस का नाम है साइंस ऑफ ओरेक वैल्यू। कितने लोग जानते हैं ओरेक वैल्यू? नो वन नोस। गुड है, चलो मैं कुछ तो नया बता पाऊंगा। ओरेक वैल्यू इज ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो लिख रहे हैं उनके लिए दोबारा दोहरा देता हूं, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। दिस इज अ साइंस, प्रूवन साइंस। इस साइंस में क्या बोला गया कि इंसान जितना ऑक्सीजन सांसों के थ्रू लेता है वो बॉडी में पूरा यूज नहीं होता। और जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि ऑक्सीजन एक इनर्ट गैस नहीं है, वो उसको वैलेंसी में चाहिए होता है, 2- की वैलेंसी है, उसको सैचुरेट होने के लिए 2 आयंस चाहिए होते हैं। तो जो उसका फ्री रेडिकल रहता है, जो सैचुरेट नहीं होता बॉडी के अंदर, वो बॉडी के डीएनए को डैमेज करके निकालता है। उसकी वजह से हमारे को कुछ बीमारियां होती हैं, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से हमारे को जो बीमारियां होती है, नंबर 1 है कैंसर, नंबर 2 है जोड़ों का दर्द, नंबर 3 है आपके सफेद होते हुए बाल। आजकल बड़े लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर मेरे बच्चे के बड़ी छोटी एज में बाल सफेद हो रहे हैं, उसके लिए कुछ है? अरे जब तक उसकी बॉडी में फ्री रेडिकल जा रहा है यार, कुछ नहीं हो सकता उसका। आप समझ ही नहीं रहे चीजों। एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं, बोन्स की हालत ज्यादा वीक कर देता है। यूएस ने कहा कि इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने कहा सर कुछ फूड्स होते हैं, भोजन होता है जो जिनकी ओरेक वैल्यू बहुत हाई है, और अगर हाई ओरेक वैल्यू का प्रोडक्ट दिया जाए तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इंडिया का नंबर 1 सुपर फूड जो रेट हुआ वो था स्पिनच।
हिंदी में क्या पालक। बोलते हैं उसको? पालक। उन्होंने कहा कि जो पालक खाई जाती है ये पालक भोजन नहीं है, ये पर्टिकुलरली दवा है। अगर डेली पालक का 150 से 200 ग्राम खाया जाए तो उस व्यक्ति को कैंसर नहीं हो सकता, उसके जोड़ों में दर्द नहीं आ सकता, उसकी किडनी भी खराब होने के चांसेस कम होंगे, उसको ब्रेन का डिसऑर्डर नहीं हो सकता, हाथ नहीं कांप सकते, पार्किंसन नहीं हो सकती, याददाश्त भूलने की बीमारी नहीं होगी, अल्जाइमर नहीं होगा। उन्होंने कहा लेकिन पालक 12 महीने अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन इंडिया में ये टॉप सुपर फूड है। और आश्चर्य की बात ये थी इंडियंस के अंदर कि हमारे को डेली इन बीमारियों से बचने के लिए 5500 ओरेक वैल्यू का भोजन करना पड़ता है और हाईएस्ट जो है वो पालक में है और वो भी केवल 3300। जबकि यूएस के जो बेर मिले थे अमेज़न के जंगल के, एरिज़ोना के जंगलों के, उन बेरों में 100 ग्राम में ये ओरेक वैल्यू 70 हजार पाई गई। तो उन्होंने कहा बाकी कंट्रीज का समझ आ रहा वो बची कैसे। उन्होंने अपने यहाँ के बेर खाए, फ्रूट्स खाए, तो उनकी ओरेक वैल्यू की कैपेसिटी बढ़ गई, ये समझ आ गया। लेकिन हिंदुस्तानी कैसे बचे रहे इतने टाइम से? क्योंकि इनके बेरों में भी वो ताकत नहीं है जो अमेरिकन बेरों में। उन्होंने कहा सर एक सुपर फूड और है जो पूरी दुनिया की हाईएस्ट ओरेक वैल्यू रखता है, पूरी दुनिया की। उन्होंने कहा एक ऐसा पौधा है जिसके तेल की अगर एक बूंद इंसानी शरीर में चली जाए, सिंगल बूंद, तो आदमी का कैंसर होने का खतरा 90% तक घट जाता है। उम्र बढ़ना घट जाती है, बाल सफेद होना रुक जाते हैं, एजिंग के साइन जो आ रहे हैं, झुर्री आ रही है, वो रुक जाती हैं। उन्होंने कहा ऐसा सुपर फूड है? तो उन्होंने कहा हाँ है। उस सुपर फूड की जो ओरेक वैल्यू आई थी 1 लीटर तेल की, वो आई थी 1,76,00,000 और जो पूरी दुनिया की हाईएस्ट थी वो थी उस टाइम पे केवल 7 लाख। कोई मैटर ही नहीं था। और वो पौधा जानते हैं उस पौधे का नाम क्या है जिसकी तेल की एक बूंद कैंसर को रोक सकती है? नहीं। उस पौधे का नाम है क्लोव, लौंग। और ये रिसर्च जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको गूगल पे एज इट इज मिलेगी। उन्होंने बताया कि लौंग के तेल की एक बूंद मानव शरीर में अगर रोज चली जाए तो कैंसर का खतरा रोका जा सकता है, आदमी का बुढ़ापा रोका जा सकता है, हड्डियों का रोग रोका जा सकता है। इसलिए जितने तेल आपके जोड़ों के तेल में मालिश करने के लिए आते हैं ना, उन सब में चेक कर लेना, सब में लौंग का तेल डालना, A to Z। उन्होंने कहा ये तो एक बात हो गई, चलो ये खतरा हटा। उन्होंने कहा आजकल सर्टिका बहुत है, सर्वाइकल बहुत है, कमर दर्द बहुत है, इसका कोई इलाज है? उन्होंने कहा एक पौधा ऐसा है सर जिसको रोज खाया जाए तो ना फूड पॉइजनिंग होगी, ना बॉडी में पेन आएगा। उसमें एक मॉलिक्यूल निकलता है जिसका नाम है कैप्साइसिन। और पौधे का नाम क्या है? चिली, रेड चिली, लाल मिर्च। लाल मिर्च में सबसे बड़ी तादाद निकलती है कैप्साइसिन। और आज आप फार्मेसी शॉप पे जाएंगे ना तो आपकी जितनी दर्द निवारक दवाइयां हैं, मलहम हैं, उन सब का मेन इंग्रेडिएंट कैप्साइसिन। लाल मिर्च की मलहम लगाते हो आप। अब ये मत करना स्वाद के लिए किसी दिन सब्जी में डाल के खा लो, अरे सबने बताया इसमें तो लाल मिर्च ये डाल देते हैं, स्वाद लगेगा। सेम उन्होंने कहा कि आजकल किडनी फेलियर के केस बहुत हैं। हो सकता है आपके घर में किसी का रहा हो। तो उन्होंने कहा कि किडनी फेलियर कैसे रोका जा सकता है? उन्होंने कहा सर इसमें भी एक पौधा मिला है, उस पौधे का अगर 5 ग्राम रोज आदमी के शरीर में जाए उसकी किडनी फेल नहीं हो सकती। उस पौधे का नाम था कोरिएंडर, हिंदी नाम है धनिया, जिसके लिए हिंदुस्तानी कितने रुपए चुकाते हैं? नहीं। अगर सब्जी वाले ने फ्री नहीं दिया लड़ लेंगे तो सब्जी वाला है ही। 500 रुपए की सब्जियों की डील कैंसिल हो जाती है, धनिया मुफ्त ना मिले। आज भारत के 76% लोगों को, 80% बच्चों को, 76% महिलाओं को और 25% पुरुषों को खून की कमी है, आयरन की कमी है। जाके जिसमें दमो चेक करा,
आपके घर में अगर महिला है 99.99% गारंटी दे रहा हूं उसका आयरन कम आएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये कंफर्मेशन है कि अपनी मोहल्ले के 100 बच्चों को चेक कराइए, सिर्फ 20 बच्चों का आयरन पूरा मिलेगा, 80 का आयरन पूरा ही नहीं मिलेगा। और ये आप लोगों के लिए 2 काम की जानकारी दे रहा हूं। ये खतरनाक कितना है उसका भी बता रहा हूं। जिनके घरों में बच्चे और उन्हें उनकी हाइट से प्यार है, तो मैं बता देता हूं एक रोग होता है जिसका नाम है स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग। आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी एक टाइम के बाद, और उसके बाद उसे कितना भी प्रोटीन खिला लो उसकी हाइट बढ़ती ही नहीं। इसका मुख्य कारण होता है स्टनिंग। आयरन की कमी के कारण हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन का मिट जाना, और एक बार अगर उसकी हाइट रुक गई और आपने उसका चेकअप कराया और उसका आयरन कम निकला, तो दोबारा चाहे उसे आयरन के बिस्किट चबवा दो और दोबारा हाइट नहीं बढ़ेगी। दैट चाइल्ड इज स्टन्ड, वो हाइट वहीं की वहीं रुकी रहेगी। और इसके साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितने लोगों को लगता है कि चलो परमात्मा की दया अच्छी मेरी हाइट तो निकल गई, तो आप ही के रास्ते के एक महान व्यक्ति हुए जो अपने समय के सबसे बौने व्यक्ति थे। इतने बौने थे कि उनका कद अपनी मां से भी कम था, और उनका कद मात्र 7 फुट 5 इंच। आज से लगभग 300 साल पहले आपके ही प्रदेश की महान व्यक्तित्व हैं जिनको दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। कई लोग तारीफ करते हैं वो आदमी 110 किलो का कवच कैसे डालता था, 90 किलो का भाला कैसे रखता था। एक्चुअली वो बौना आदमी था, उसका कद ही 7 फुट 5 इंच। आप ऑलरेडी स्टंट हो भाई। आयरन लेवल सब नहीं है उतने बॉडी में जो उतनी हाइट को इंक्रीज कर सके। हम सब 5 फुट 10 इंच 11 इंच 6 फुट पे स्टंट लोग। महाराणा प्रताप को एक्स्ट्रा डीएनए नहीं मिला था, बल्कि अपने समय के बौने व्यक्ति थे, लेकिन उस समय आयरन की तादाद बहुत अच्छी थी, तो हाइट निकलती थी। प्रोटीन से ज्यादा आयरन का रिक्वायरमेंट था। इसी प्रकार से फाइनली आज तक पूरे वर्ल्ड में आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज आप जाके घर पे स्टडी करना, कैंसर का इलाज पाया गया। सेकंड स्टेज कैंसर तक को रिवर्स किया गया है। फर्स्ट स्टेज के तो बहुत से केस रिवर्स हुए। जिस चीज ने उस कैंसर को रिवर्स किया, जोड़ों के दर्द को रिवर्स किया, उस मॉलिक्यूल का नाम है कर्कुमिन। और कर्कुमिन मैंने बताया किस में से निकलता है? हल्दी में से। हल्दी में से। अब हिंदुस्तान की सोच देखते हैं। हल्दी में कुरकुमिन होगा तो हल्दी है, हल्दी में पीलापन है तो हल्दी हो, ये कंफर्म है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी, और आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, आप सब पे परमात्मा का आशीर्वाद है कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए। उसका एक कारण है कि पूरी दुनिया में जो बेस्ट क्वालिटी के मसाले अगर कहीं मिलते हैं और जो उनका कोई नंबर 1 एक्सपोर्टर कंट्री है, नंबर 1 निर्यातक है, तो वो हमारा देश है, भारत देश है, जो नंबर 1 निर्यातक है टॉप क्वालिटी स्पाइसेस का। इस दुनिया में किसी को भी अगर बढ़िया क्वालिटी का मसाला खाना है तो उसकी मजबूरी है हिंदुस्तान से ही जाए। तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है कि हम नंबर 1 एक्सपोर्ट। हमारे लिए एक और खुशखबरी है, एक और डेटा निकाला कि सबसे घटिया मसाले किस देश में खाए जाते हैं और कितनी तादाद में खाए जाते हैं। तो उन्होंने बताया इस मामले में भी एक ही देश नंबर 1 है, वो हिंदुस्तान। तो हम लोग पहले लोग हैं जो दूसरों को खिलाने के लिए अपने घर के चूल्हे पे आलू के पराठे बनाते हैं और खुद उपले खा जाते हैं। हम पहले समझदार लोग हैं। तो किसी ने पूछा, बोले आप उपले क्यों खा रहे हो, आप तो आलू के पराठे बना रहे हो। बोले आलू के पराठे तो बिक भी जाएंगे, उपले थोड़ी ना बिकेंगे। तो हमारा क्या, हम तो कुछ भी खा के काम चला लेंगे, लेकिन दूसरों को, अंग्रेजों को तो कम से कम आलू के पराठे दें हम। और कितने रुपए के लिए महाभारत है ये? आप अच्छी क्वालिटी के मसाले खा सकते हो और आप नहीं खाते हो, इसके बीच में एक मेजर अंतर आता है, वो आता है पैसों का।
राइट? कितने पैसों का? 30-35 रुपए का एक मसाले। एक घर में कितने के मसाले लगते होंगे महीने में? लगभग 100 रुपये। 1000-1500 के मसाले। मर जाएगा आदमी खाता खाता। 250 रुपए किलो हल्दी है, 6 किलो हल्दी कैसे खाएगा पूरा परिवार? एक घर में अमूमन मसाला लगता है 500 से 700 रुपए, और टॉप क्वालिटी का मसाला खरीदोगे तो कितने का लग जाएगा? 1000 रुपए हाईएस्ट। सब एग्रीड है या पीछे वाले नहीं है? सब एग्रीड हो? अच्छा। अगर एक घर में एक महीने में 500 रुपए का मसाला ज्यादा लगता है तो एक व्यक्ति पे प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आ रहा पूरे महीने में? 125 रुपए एग्जैक्टली। 4 आदमी होते हैं अमूमन। हाँ। 125 रुपए। सर, और ये घर का मालिक आदमी बोलता है कि 125 रुपए एक आदमी पे महंगा खर्चा है। तो इसकी औलाद को बता गया कि तेरा बाप तेरे पे 125 नहीं पूछता। इसने बोला भाई ये महंगा, औलाद सस्ती, इसे ले जा। कितनी छोटी बुद्धि है हमारी कि 125 रुपए में मेरा परिवार बन सकता है, 125 रुपए में मैं कैंसर टाल सकता हूँ, लेकिन मैं वो 125 रुपए बचा लेता हूँ क्योंकि ये 125 बचा के तो मैं ताजमहल बनाऊंगा अभी। और ये मसालों की सारी बचत कहाँ काम आती है? एक आदमी उठता है, आईफोन निकालता है, डॉक्टर को आईफोन से फोन करता है, तब तक उसका लड़का एक फर्स्ट क्लास 2 लाख रुपए के बेड पे बैठ के कपिल शर्मा का शो देखता सोनी के चैनल, और ये डॉक्टर को फोन करता, सर मेरे बेटे को कैंसर है, अपनी BMW गाड़ी में, कब दिखाने आऊं? तो इसके घर में सोनी का टीवी भी आ गया है, एप्पल फोन से डॉक्टर से बात कर रहा है, लड़का कपिल शर्मा सोनी के चैनल पे देख रहा है, बाप बेटे दोनों BMW से इलाज कराने जाएंगे, और डॉक्टर बोलता है साहब पैसा तो लगेगा। तो बोलता है डॉक्टर साहब पैसा कितना भी दे दूंगा, बच्चा बचना चाहिए। फिर डॉक्टर बोलता बात सुन ले, ये पैसे देने का एहसान तो दिखाएगा, पैसा तो तेरा बाप भी देगा। तो पर पापा तो मर चुके, कोई बात नहीं, कब्र से उठ के तो डॉक्टर के सामने पैसे का घमंड दिखा मत दिए, पैसा कितना भी दे दूंगा तेरा बाप भी देगा। तेरे लौंडे को कैंसर है, तेरे बाप का बाप भी देगा, उन्हें अपनी बचानी है अगली पॉपुलेशन, तो ऐसा मत दिखाइए मेरे को। कहता ठीक है डॉक्टर साहब। तो बोले चलो पैसा तो सर मैं घर बेच के दे दूंगा, बच्चा तो बच जाएगा। बोले अगली बात सुन, पैसा तेरा बाप भी देगा और औलाद को तेरे बाप का बाप भी नहीं बचा सकता। ये तो मरेगा। बोला फिर मैं पैसा किस बात का दे रहा हूं? बोले पैसा तो इस बात का दे रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे डॉक्टरी कराई थी और तेरे लौंडे को कैंसर है। बोले इलाज? बोले इलाज तो होता ही नहीं भाई, कैंसर का किस गधे ने कहा। और उसके बाद भी सब लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक खाना ना बहुत महंगा है, तो औलाद मरवानी कौन सी सस्ती पड़ रही है? बाप मरवाना कौन सा सस्ता पड़ रहा है? घर के आदमियों को मरवा रहे हो कितने रुपए पे? 500 रुपए की सुपारी देके मरवा रहे हो घर के आदमी। क्या ही परिवार है। कई लोग कहते हैं हम गरीब है, ये गरीबी है। 500 रुपए में घर के चारों आदमी बीमारी के सामने तराजू पे रख दिया, बोले साहब बीमारी लोगे कि ऑर्गेनिक खाना? बोले चारों घर के आदमी रख के बीमार कर ले, 500 रुपए दे दे बस, महीने का 500 चाहिए। बहुत है ये माइंडसेट है बॉस, ये असली कारण है। घर में 1000 रुपए बचाए जाते हैं, 1500 रुपए बचाए जाते हैं, परिवार का आदमी नहीं बचाया जाता। कारण एक लास्ट एग्जांपल, टाइम क्या हुआ है? और टाइम तो मेरे पास बहुत है, पर क्यों इतना बोलना? जिसको बात समझ आनी होती है उसको आ गई है।
लास्ट एग्जांपल पूछता हूं आप लोगों से, ईमानदारी से जवाब दीजिए। किसी ने बाइक खरीदी है यहाँ पर? अगर है तो बता दो बाइक है, मैं पूछ भी नहीं रहा कौन सी। स्कूटर खरीदा? स्कूटर, स्कूटी नहीं खरीदी है कुछ? है ही नहीं कुछ भी। राइट। उसमें कौन सा ईंधन डलता है? बता दो एक बार। पेट्रोल। एक दिन डीजल डलवाओ, क्या जाता है? सस्ता। एक दिन सर खेल हो जाएगा गाड़ी। सिर्फ आधा लीटर, 20 रुपए बच जाएंगे। क्यों? खराब हो जाएगी। कितने रुपए की चीज है जो गलत ईंधन डालने से खराब हो जाएगी? 20,000 की। 20,000, 50,000, लाख रुपए की चीज है। यस सर। राइट। फिर क्यों बोलते हो कि औलाद अनमोल है? उसमें तो कोई भी ईंधन ठोके जा रहे हो। जो बाप अपनी 40,000 की बाइक पे सस्ते होने के चक्कर में पेट्रोल की बजाय डीजल नहीं डलवा रहा, ये अपनी औलाद के अंदर गैर जैविक ईंधन डाल रहा है, ये इनऑर्गेनिक खाना डाल रहा है, और फिर शाम को आके बोला, हाय मेरा लल्ला तेरे लिए तो मैं जी रहा हूं। थप्पड़ मारेंगे ना खड़े